गरीब बहू की जादुई साड़ी। मीरापुर नाम के एक गांव में मधुरिमा अपनी सास शोभा और नंद पारुल के साथ रहा करती थी। मधुरिमा और उसके पति विपुल की लव मैरिज हुई थी। मधुरिमा एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, जबकि विपुल एक अच्छा खासा बिजनेस करता था, जिस वजह से उसका परिवार ऐश की जिंदगी जीता था। गरीब परिवार से होने के कारण शोभा और पारुल को मधुरिमा फूटी आंख नहीं सुहाती थी, पर अपने विनय की वजह से वो मधुरिमा को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन मधुरिमा सोने जा रही होती है कि तभी विपुल उससे कहता है, हैप्पी बर्थडे मधु। अरे 12 बज गए, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। वैसे आपको मेरा बर्थडे याद था? कैसे याद नहीं होगा, तुम तो मेरी जिंदगी की सबसे स्पेशल इंसान हो। अब उस इंसान का बर्थडे तो मैं भूल नहीं सकता, और ना ही बर्थडे गिफ्ट। ऐसा कहकर विपुल एक गिफ्ट बॉक्स मधुरिमा को पकड़ाता है। मधुरिमा उसे खोलने लगती है और जैसे ही खोलकर देखती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर साड़ी होती है। साड़ी देखकर मधुरिमा विपुल को जोर से हग करती है और कहती है, थैंक यू सो मच विपुल, इतनी खूबसूरत साड़ी देने के लिए। ऐसा कहकर मधुरिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे आज तो खुशी का दिन है, फिर तुम ऐसे रो क्यों रही हो? रो नहीं रही, ये तो बस खुशी के आंसू हैं। आज पहली बार मुझे किसी ने 12 बजे बर्थडे विश किया है और पहली बार ही किसी ने मुझे ऐसे तोहफा दिया है। इसके बाद विपुल मधुरिमा को गले लगा लेता है। इसी तरह वो रात बीत जाती है। अगले दिन विपुल मधुरिमा का बर्थडे खूब अच्छे से सेलिब्रेट करता है, लेकिन ये बात शोभा और पारुल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया इस डायन ने, जो मेरा बेटा इसके आगे पीछे ही घूमता रहता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ। वैसे भी ये गरीब परिवारों की लड़कियाँ होती ही ऐसी हैं। अमीर लड़का देखा नहीं कि बस अपनी अदाओं से उसे फंसा लिया। अक्सर ही चाहते ना चाहते हुए ये बातें मधुरिमा के कानों में पड़ जाती थी, लेकिन वो कभी भी घर में किसी भी तरह का झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए वो कोई भी बात विपुल को नहीं बताती थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता है। फिर एक दिन, माँ, मेरी एक क्लाइंट के साथ मुंबई में मीटिंग है, तो मुझे 2 दिन के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मधुरिमा, पारुल, तुम दोनों माँ का अच्छे से ख्याल रखना। पता नहीं विपुल, पर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। प्लीज जल्दी आ जाना। डोंट वरी माय वाइफी, आई विल बी बैक सून। विपुल ऐसा कहकर वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन वो शायद आखिरी बार था जब मधुरिमा उसे देख रही थी, क्योंकि मुंबई की जो फ्लाइट लेकर विपुल निकलता है, उस फ्लाइट का एक बहुत ही भयानक क्रैश हो जाता है, जिसमें विपुल की मृत्यु हो जाती है। जब ये बात मधुरिमा को पता चलती है तो उसके दुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उस पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ दिनों के लिए तो उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। फिर जैसे तैसे करके वो खुद को संभालती है, लेकिन मधुरिमा की सास शोभा और उसके नंद पारुल विपुल के जाने के बाद से ही मधुरिमा के साथ बहुत ही बुरा सलूक करना शुरू कर देते हैं। मधुरिमा तो उन्हें पहले ही पसंद नहीं थी, लेकिन अब उनके पास मधुरिमा से नफरत करने के लिए एक कारण बन गया था, और वो था विपुल की मृत्यु। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। शोभा और पारुल मिलकर मधुरिमा को अपने ही घर में एक नौकरानी बनाकर रख देते हैं। अरे ओ मधुरिमा, कब से बर्तन में लगी है? ऐसे कछुए की तरह काम करेगी तो पूरे घर का झाड़ू पोछा तेरा बाप करेगा। माँ जी, आज बर्तन थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए समय लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बर्तन करने के बाद सारा काम निपटा दूंगी। मधुरिमा ये सब कहती है कि तभी वहाँ पर पारुल आ जाती है और कहती है, माँ, इस नौकरानी को पहले ही बता दो कि आज मेरी कुछ फ्रेंड्स घर पर आने वाली हैं, तो कुछ अच्छा सा लंच बनाकर रखे। सुन लिया ना तूने मेरी बेटी ने क्या कहा? जी माँ जी। फिर घर का काम निपटाने के बाद मधुरिमा पारुल की सहेलियों के लिए खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद पारुल की सारी सहेलियाँ आ जाती है। वो लोग खूब बातें करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद मधुरिमा उन सबके लिए खाना परोसने लगती है। तभी पारुल की सहेलियों में से एक सहेली कहती है, पारुल, इनका चेहरा तो मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे ये तो तेरी भाभी है ना? क्या हालत बना रखी है इन्होंने अपनी। भाभी, आप ठीक तो है ना? तभी दूसरी सहेली बोल पड़ती है,
हाँ, मैंने भी फोटो देखी है इनकी विपुल भैया के साथ। ये तो कितने अच्छे से रहा करती थी, ये इनकी क्या हालत हो गई है। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर पारुल डर जाती है और कहती है, अरे तुम सब इन बातों में कहाँ पड़ रही हो? चलो खाना खाते हैं। और भाभी आप खाना परोसिए और जाइए यहाँ से। पारुल की ये बातें सुनकर उसकी सारी सहेलियां खड़ी हो जाती है और उनमें से एक सहेली कहती है, वेरी शेम ऑफ यू पारुल, तुम्हारी भाभी के ऊपर पहले ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और तुमने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया। इन्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुमने इन्हें घर में नौकरानी बनाकर रखा है। मुझे नहीं पता था पारुल कि तुम इस तरह की लड़की हो। इसके बाद सभी सहेलियां कहती है, वी रियली हेट यू पारुल। इसके बाद सारी सहेलियां वहां से जाने लगती है। तभी जाते जाते एक सहेली कहती है, पारुल एक बात याद रखना, आज के बाद हमसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है और न ही हमें कहीं बुलाने की। हमारी दोस्ती आज यहीं खत्म होती है और भाभी आपको कभी भी हमारी जरूरत हो आप हमें बुला लीजिएगा। ऐसा कहकर पारुल की सारी सहेलियां वहां से चली जाती है। पारुल को रोना और गुस्सा दोनों एक ही टाइम पर आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, माँ, पहले तो ये मेरे भाई को खा गई और अब मेरी दोस्तों को। मैंने बहुत झेल लिया है इसे, अब और नहीं। या तो अब ये इस घर में रहेगी या मैं। तू सही कह रही है बेटी, मैंने भी इसे बहुत झेल लिया है। विपुल था तब तक ठीक था, लेकिन अब ये मेरे भी हलक में कांटा बन रही है। इसके बाद शोभा मधुरिमा को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने लगती है। बेचारी मधुरिमा अपने पति की फोटो और उनकी गिफ्ट की हुई साड़ी के अलावा कुछ नहीं ले पाती। अब बेचारी मधुरिमा मारी मारी सड़कों पर फिरने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब वो जाए तो जाए कहाँ। इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपने पति की फोटो को अपनी आंखों के सामने रखकर कहती है, विपुल तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम जानते हो तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो रखी है। आई रियली मिस यू विपुल, आई रियली रियली मिस यू। ऐसा कहकर मधुरिमा रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज आती है, मधुरिमा मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। विपुल की आवाज सुनकर मधुरिमा हैरान रह जाती है और आसपास देखने लगती है। तभी वो देखती है कि ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि विपुल की गिफ्ट की हुई साड़ी में से आ रही है। हाँ मधुरिमा, मेरी आत्मा इस साड़ी में बस गई है क्योंकि ये पहला और आखिरी गिफ्ट था जो मैंने तुम्हें दिया था। और तुम चिंता मत करो, इस गिफ्ट की ही वजह से अब तुम एक अच्छी जिंदगी जियोगी। मैंने इस साड़ी में अपनी सारी शक्तियाँ डाल दी हैं। तुम इस साड़ी को पहनकर जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। इसके बाद अपने पति के कहे अनुसार मधुरिमा उस साड़ी को पहनकर सर छुपाने के लिए एक आश्रय मांग लेती है। लेकिन उसके इतना कहती ही उसके सामने एक बहुत ही बड़ा बंगला आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर मधुरिमा हैरान रह जाती है। मधुरिमा उसके अंदर जाती है तो वो अंदर से और भी ज्यादा आलीशान होता है। अब मधुरिमा को जिस भी चीज की जरूरत होती वो उस साड़ी की मदद से मांग लिया करती और उससे दूसरे लोगों की भी मदद करती। इसी तरह मधुरिमा जादुई साड़ी और अपने पति की यादों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।